नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। मुंबई के नजदीकी हिल स्टेशन माथेरन में एक भयानक वारदात होती है। एक लॉज के कमरे से सुबह सुबह एक लड़की की सिर कटी लाश मिलती है। लाश भी ऐसी जिस पर कपड़े का एक अदद टुकड़ा तक नहीं है। यहां तक कि कातिल ने मरने वाली लड़की की पहचान छुपाने के लिए उसकी बांह पर बने एक टैटू तक को ब्लेड से कुछ इस तरह खुरच दिया है कि टैटू के जरिए भी पुलिस लड़की का पता न लगा सके। यह ब्लाइंड मर्डर यकीनन माथेरन पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद कातिल की एक गलती इस मर्डर केस का राज फाश कर देती है। मुंबई के करीब यह इलाका सैलानियों के लिए काफी मशहूर है। वीकेंड पर यहां मुंबई और आसपास के लोग अक्सर घूमने के लिए आते हैं और इसी माथेरान के बाहरी इलाके में बसे इंदिरा नगर में कई लॉज आबाद हैं। रविवार की सुबह इन्हीं में से एक कॉटेज लॉज में जो कुछ हुआ उसने आमतौर पर शांत रहने वाले माथेरान के लोगों को दहशत से भर दिया। लॉज के एक कमरे में रविवार की सुबह बेड के नीचे एक लाश मिली। लाश की हालत ऐसी थी कि उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। ये एक लड़की की सिर कटी लाश थी और उस पर एक भी कपड़ा नहीं था। यहां तक कि कातिल ने लाश की बांह पर बने एक टैटू को भी ब्लेड जैसी किसी धारदार चीज से कुछ इस तरह खुरच दिया था कि उसे देखकर भी मरने वाली की पहचान करना मुश्किल हो जाए। कमरे में चारों तरफ फैला खून ये बताने के लिए काफी था कि इस लड़की का कत्ल भी इसी कमरे में हुआ है। मगर सवाल यह था कि आखिर ये लड़की कौन थी, यहां इस लॉज में किसके साथ आई थी, उसकी जान किसने ली। इस लड़की को इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे आखिर कातिल का मकसद क्या हो सकता था। लाश बरामद होने के साथ ही ऐसे कई सवाल पुलिस के लिए चुनौती बनकर सामने खड़े थे। अब चूंकि लाश लॉज में मिली थी तो पहली पूछताछ भी लॉज वालों से ही होनी थी। पुलिस ने लॉज में काम करने वाले मुलाजिमों से इस जोड़े के बारे में पूछा। लॉज के रजिस्टर चेक किए गए। लॉज में दोनों ने अपना नाम और अपनी पहचान अमजद खान और रुबीना बेगम के तौर पर बताया था और पता भी मुंबई का दिया था। दोनों ने रिश्ते में एक दूसरे को पति पत्नी बताया था और कमरा शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए बुक करवाया था। लेकिन जब पुलिस मुंबई में दोनों के बताए पते पर पहुंची तो वही हुआ जिसका डर था। उनका लिखवाया गया पता गलत था और उनकी पहचान भी गलत थी। वहां न तो अमजद और रुबीना नाम का कोई रहता था और न ही वहां के लोग इस नाम के किसी को जानते थे। दिक्कत यह भी थी कि दोनों ने अपना कोई आई कार्ड तक इस लॉज में जमा नहीं करवाया था और लॉज के मुलाजिमों ने इस मामले में घनघोर लापरवाही बरती थी। अब पुलिस की सारी जांच टेक्निकल सर्विलांस पर जाकर टिक गई। लॉज से जिस लड़की की लाश मिली थी उसका न तो सिर था और न ही जिस्म पर कोई कपड़े थे। ऐसे में पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर मरने वाली की पहचान करें तो कैसे करें। पुलिस ने लॉज और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों में पुलिस को 2 ऐसी चीजें नजर आई जिससे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ने की उम्मीद जगी। इनमें एक फुटेज में चेहरे पर मास्क लगाए एक लड़की की तस्वीरें कैद हुई थी, जबकि दूसरी तस्वीर रविवार सुबह की थी जब एक लड़का पीठ पर बैग लटकाए बड़ी तेजी से होटल से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब पुलिस को लग रहा था कि यह तस्वीर पीड़ित लड़की की हो सकती है, जबकि लड़का कातिल हो सकता है। पुलिस अब नए सिरे से दोनों की पहचान पता करने के साथ साथ लड़के को ढूंढना शुरू करती है। अब पुलिस ने आसपास के इलाकों की कुछ और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की और इसी कोशिश में पुलिस को लड़का एक खास दिशा की तरफ जाता हुआ दिखा। ये एक सुनसान रास्ता था। पुलिस ने उस दिशा में जाकर इलाके की तलाशी लेने का फैसला किया ताकि आसपास अगर कोई सबूत मिले तो उसे बरामद कर लिया जाए। और तभी पुलिस की नजर रेलवे ट्रैक के पास करीब 250 फुट नीचे एक खाई में पड़ी ऐसी चीज पर गई कि वो चौंक उठी। ये एक पॉलीथीन का पैकेट था जिस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। अब पुलिस ने जैसे ही पॉलीथीन को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू की तो उससे लड़की का कटा हुआ सिर बरामद हो गया। इस बीच टेक्निकल सर्विलांस और पैसों के ट्रांजैक्शन के आधार पर पुलिस को इस कपल के बारे में कुछ और जानकारी मिली। पुलिस को खाई में फेंके गए सिर के पास एक लड़की का पर्स भी मिला जिसमें गोरेगांव के किसी डॉक्टर की लिखी एक पर्ची भी मौजूद थी।
इससे साफ हुआ कि लड़की गोरेगांव की रहने वाली हो सकती है। इस तरह छोटी छोटी जानकारियां जुटाकर पुलिस ने आखिरकार दोनों की पहचान पता कर ली। लेकिन सवाल अब भी जस का तस था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि लड़के ने लड़की का इतनी बेरहमी से कत्ल किया और सबूत मिटाने के लिए सिर काटकर उसे 250 फुट गहरी खाई में फेंक कर आया। पुलिस को पता चला कि शनिवार को लॉज में ठहरने वाले कपल का असली नाम राम सिलोचन पाल और पूनम पाल था। 30 साल का राम सिलोचन और 26 साल की पूनम दोनों पति पत्नी थे। राम सिलोचन जहां मुंबई के पास बेलापुर की एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था, वहीं पूनम गोरेगांव में रहती थी और एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। दोनों की शादी इसी साल मई के महीने में हुई थी। दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन 7 जन्म तो क्या 7 महीने भी पूरे नहीं हुए और पति ने अपने हाथ उसी के खून से रंग लिए जिसकी हाथों में उसके नाम की मेहंदी सजी थी। रायगढ़ जिले में माथेरान पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का गुना दाखिल किया है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह एक माथेरान में कॉटेज में एक महिला और उनके साथ एक युवक वहां पे रहने के लिए आए थे। रविवार की सुबह वो जो युवक आया था उसने वो महिला का गला चीरकर हत्या की है और सर धड़ से अलग किया था। धड़ उसने जो बेड था उसके नीचे छुपाया था और सर जो है सुबह वहाँ प्लास्टिक में उसको रैप करके सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गया और एक खाई में वो सर फेंक दिया था। पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पे, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आधार पे आरोपी निष्पन्न हुआ है। ये जो आरोपी है उसको हमने अरेस्ट किया है। जो महिला का मर्डर किया है उसका ये पति है। मई महीने में उन दोनों की शादी हुई थी। ये पति जो है अपने पत्नी के ऊपर संशय ले रहा था, उसके ऊपर गुस्सा था। उस गुस्से के चलते उसने गला काट के अपनी पत्नी की हत्या की है। छानबीन के दौरान पुलिस को एक और बात पता चली। पुलिस ने देखा कि राम सिलोचन का फोन शनिवार की दोपहर को ही स्विच ऑफ हो गया था और फिर यह तभी ऑन हुआ जब वो कत्ल को अंजाम देने के बाद रविवार को दोबारा अपने घर पनवेल पहुंच गया। जबकि सीसीटीवी फुटेज से लेकर दूसरे तमाम सबूत ये बता रहे थे कि इस दौरान राम सिलोचन की मौजूदगी माथेरन में थी। इस मामले की जांच में पुलिस की 5 टीमें लगी थी और एक टीम ने अब पनवेल में संदिग्ध राम सिलोचन के घर पर दबिश दी। यहां राम सिलोचन तो पकड़ा ही गया, लेकिन वो पुलिस को देखकर बेहद हैरान हुआ क्योंकि उसने अपनी तरफ से इस कत्ल का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था और उसे पूरा यकीन था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। सबसे पहले तो उसने गलत नाम से कमरा बुक करवाया। उसने लॉज में अपना पता भी गलत लिखवाया। सीसीटीवी कैमरों से वो लगातार बचने की कोशिश करता रहा। कत्ल के बाद धड़ से सिर अलग कर फेंका। पहचान छुपाने के लिए लाश के कपड़े तक उतार डाले। यहां तक कि लड़की के जिस्म पर बने टैटू को भी मिटाने की कोशिश की। लड़की का पर्स और दूसरी चीजें भी अलग अलग जगहों पर फेंक दी। वारदात के दौरान लगातार उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखा। खुद पुलिस की माने तो सबूत मिटाने के मामले में वो 80% तक कामयाब भी हो चुका था, लेकिन बाकी के 20% सबूतों ने उसकी पोल खोल दी। इस पूरे वारदात के दौरान अपना मोबाइल फोन भी आरोपी ने स्विच ऑफ ही रखा था और यही सारी वजह थी जिसकी वजह से पुलिस को कोई भी सबूत आरोपी के खिलाफ नहीं मिल रहा था। पुलिस इस पूरे मामले में क्लूलेस थी। हर वो गड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही थी जिससे लाश की शिनाख्त हो सके और आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार आरोपी तक पहुंच ही गई। दोनों ने शनिवार की शाम को लॉज में चेक इन किया था। लड़के ने अपनी पत्नी की हत्या शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को ही कर दी थी। इसके बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर उसने लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसे एक बैग में भरकर फेंकने निकल गया। पुलिस की माने तो उसने अपनी बीवी के कत्ल की साजिश पहले ही रच ली थी और वो अपने साथ पॉलीथीन बैग्स और चाकू जैसी चीजें भी लेकर माथेरन पहुंचा था।
माथेरन से महबूब जमादार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। अब पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर चुकी थी। कातिल कत्ल को अंजाम देने की पूरी कहानी भी सुना चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी राज था कि आखिर एक पति ने इतने खतरनाक तरीके से अपनी बीवी की जान क्यों ली। आपको यह भी बताएंगे बस इस ब्रेक के बाद।